हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी पीसीएस के लिए जो क्लासें चलाई थी जिसमें जीएस की और करंट अफेयर की थी, उसी क्रम में आज से हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन छोड़कर अगले दिन आरओ से संबंधित पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। जैसा कि आपको पता है, हिंदी की भी हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें हमने विलोम शब्द के ऊपर लगभग 150 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो उसी क्रम में आज से हमारी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की सीरीज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आपको कंटिन्यू लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो दिन गुजर रहा है वो गुजर रहा है, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द दोस्तों आपके साथ लाइव क्लासें आपके सामने आएगी और वो सारी की सारी आरओ के लिए होंगी, वो बिल्कुल फ्री होंगी। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सारी क्लासें चलेंगी। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेस्ट नंबर 1 होगा हमारा। तो इसी में आज हम बढ़ेंगे अपने टेस्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं वीरभानपुर, लंगनाच, चोपनी, मांडो या आदमगढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि पशुपालन के जो साक्ष्य प्रमाण मिले हैं वो आपके आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि आदमगढ़ है कहाँ, तो दोस्तों आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये, तो आप याद रखेंगे एमपी में है। और एक स्थान और है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो आपका बागौर राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए उसमें पशुपालन के थे, यहाँ पर कृषि की बात हो रही है। तो दोस्त याद रखेंगे कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके लाहौरा देव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाहौरा देव से। ठीक है, अब ये लाहौरा देव कहाँ पर है, तो दोस्त याद रखेंगे ये लाहौरा देव आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताएंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो दोस्त याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आती है या आदि ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आती है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहले आपका प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर आदि ऐतिहासिक काल आता है, उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हमने आदि ऐतिहासिक काल में रखा है और जो पाषाण सभ्यता है वो हमने प्रागैतिहासिक काल में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, सभी ऑप्शन देखेंगे फिर ध्यान देंगे। मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना गया है वो दोस्तों आपका पूर्व आर्यकाल से माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो आपका पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध अगर आपने अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो से मोहर पर सैंधवपुरा स्थलों से कुछ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो अनुमान लगाया गया कि उसमें मूर्ति पूजा होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन समेत। ठीक है, तो आप उसका अध्ययन कर लेना टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, जहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फ्री में मैं आपको पीडीएफ देता रहता हूँ आरओ से संबंधित। ठीक है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो आप यूपीपीएससी के माध्यम से देते हैं, वहाँ पर आपको निःशुल्क जानकारी मिलती रहती है। तो ज्वाइन एक बार जरूर करें। 5वां प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा वस्ती दी गई एक तरफ और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा किससे सुमेलित होगा। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पा की। तो हड़प्पा दोस्त आपके रावी नदी के तट पर था। कालीबंगा की बात की जाए तो दोस्तों कालीबंगा आपका घग्गर नदी के तट पर था। लोथल की बात की जाएगी तो दोस्तों लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर था। और रोपड़ की बात की जाएगी तो दोस्तों आपका सतलज नदी के तट पर था। तो जब आप इन सबको सुमेलित करोगे तो आप आइए ऑप्शन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, ऑप्शन से हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा हड़प्पा कहाँ पर था हमारा, रावी नदी के तट पर, तो पहले का तीसरा जाएगा। तो जहाँ भी पहले का तीसरा वो आप टिक करेंगे। कालीबंगा हमारा कहाँ पर था, घग्गर नदी के तट पर। लोथल, भोगवा और सतलज पर रोपड़। तो इस प्रकार इसका जो सही सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं वो आप इनको नोट करते चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो दोस्तों बताएंगे ऑप्शन देख के, किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है। ऑप्शन नंबर
ए इसका परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कहाँ पर की गई थी और किसने की थी? बताइए फटाफट। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता थी वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो दोस्त याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की? तो ये दोस्तों महाकश्यप ने की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, राजगृह या राजगीर जिसको कहा जाता है। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में, और ये महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगला है कि त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं ये किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्त याद रखेंगे, ये जो त्रिपिटक, विनय पिटक, ये सब के सब आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सूक्त पिटक, ठीक है, जितने भी पिटक हैं ये सब आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर का शिष्य था। दोस्तों बताएंगे इनमें से कौन सा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमाली। और ये जमाली कौन था? तो उनका दामाद था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्त याद रखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की गई थी वो आपकी उदयन ने की थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। और हर्यक वंशी उदयन ने इसकी स्थापना करने के बाद इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये केवल आपको बताना है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। तो दोस्त याद रखेंगे बहुत आपका भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाब्रू स्तंभ। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्त याद रखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था उसका नाम था तक्षशिला। और ये वर्तमान में तक्षशिला आपका दोस्तों पाकिस्तान के अधीन चला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल से उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? पत्तन का अर्थ होता है यहाँ पर बंदरगाह से होता है, पतन से। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ताम्रलिपि हो जाएगा। पत्तन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ताम्रलिपि से हो जाएगा, जो लिखने का कार्य होता था। और एक होता पत्तन। ठीक है, पतन है दोस्तों, वो पत्तन होता है तो वो बंदरगाह होता है। ठीक है, जो आपका लोथल था। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताम्रलिपि से। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग समृद्ध रहा है? बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंध रखता है या रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एलोरा के जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूटों ने इस मंदिर की शैली का निर्माण कराया। ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और व्यक्ति का नाम पूछे तो क्या नाम है इसका? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ विद्वान दिए गए, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई। आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वराहमिहिर की। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है बृहत। देखिए, वरा से बना, वा से वराहमिहिर और बा से बनेगा बृहत संहिता। तो इनकी बृहत संहिता हो जाएगी। दूसरी पुस्तक है विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त की जो पुस्तक है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। आगे पुस्तक है शूद्रक। तो शूद्रक जो विद्वान है, इनकी जो पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। आगे आपके विल्लड़, और विल्लड़ की जो पुस्तक का नाम है वो आपका विक्रमादेव चरित्रम। तो इसी प्रकार आप इनको सुमेलित कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शन से आप टिक करेंगे तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? बताइए, सबसे पहले कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बिनी गांगुली। जी हाँ दोस्तों, 1990 के, यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। और इन्होंने ही सबसे पहले कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने, और इन्होंने उसको संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था?
तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय शब्द की बात हो रही है, कांग्रेस के साथ ये शब्द कब जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891 का। जी हाँ दोस्तों, नागपुर अधिवेशन 1891 का। अगला प्रश्न आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर बात हो रही है कौन शामिल नहीं था प्रथम अधिवेशन में। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें दादा भाई नेहरू जी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, दिनशा वांचा शामिल थे, यहाँ पर क्या नाम इनका, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ये उस समय शामिल नहीं थे। कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और ये 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो दोस्तों WC बनर्जी को बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जानकारी सारी आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। आपको सुमेलित करके बताना है किस संगठन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो चलिए मित्रों बढ़ते इस प्रश्न की तरफ और देखेंगे किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन 1891 की, तो इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी। बात करेंगे इंडियन लीग 1875 की, तो स्थापना इसकी शशि कुमार घोष ने की थी। अगली बात है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की, तो इसकी स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और अगली लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुंगोली की संधि हुई थी। तो दोस्तों बताएंगे ये जो सुंगोली की संधि हुई थी ये किस किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? तो दोस्त याद रखेंगे इस संधि की डेट आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी 1815 में की गई थी। अभी सुंगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच 1815 में संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। बताइए दोस्तों 21 में प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्रों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर देना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22 में प्रश्न है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? बताएंगे 1920 में स्वराज सभा से कौन सी पार्टी जानी जाने लगी? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी इसी ने 1920 में अपना नाम क्या रख लिया था? स्वराज सभा रख लिया था। तो ये दोस्तों याद रखेंगे 1916 में इसकी स्थापना होती है, किसकी? होम रूल लीग की। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है, जिसका नाम 1920 में चेंज करके स्वराज सभा रख लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? यहाँ बात हो रही है नव हिंदूवाद के। तो दोस्त याद रखेंगे ऐसे जो कार्य किए थे वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसकी डेट पूछी जाती कब की गई थी? तो 1896 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 में एक संगठन बनाया था। कब? 1828 में। उस संगठन का नाम आप याद रखेंगे, संगठन का नाम था दोस्तों, वो आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज। क्या था? तो आप याद रखेंगे इनका जो एक संगठन था इसका नाम था ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बताइए साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्त याद रखेंगे प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला गया था। और डेट जब आपसे पूछी जाए तो डेट आप नोट कर लेना 1906 में। जी हाँ दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1906 में कैप्टन हॉकिंस आया था और सूरत में उसने व्यापार कोठी खोलने का उनसे वचन मांगा था, ठीक है, वचन मांगा था, परंतु उन्होंने इसकी मना कर दी। तब उसके बाद फिर उन्होंने कब दोस्तों 1913 में, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, 1913 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की आज़ादी मिली और 1613 में इन्होंने पहली कोठी खोल दी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बी हो जाएगा, सूरत 1613। आइए 25 में प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनका क्रम बताना है, कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई थी, बताइए दोस्तों। 25वां प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले आपकी आती है पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद जो हमारे देश में कंपनी आई, ठीक है, उसका नाम था अंग्रेज,
ठीक है, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? बताइए, राजा मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो दोस्त याद रखेंगे अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय का आपसे जब भी काल पूछा जाए कि अकबर द्वितीय का समय कब से कब तक रहा है, तो दोस्त याद रखेंगे 1806 से लेकर 1837 के बीच अकबर द्वितीय का शासन रहा है, और इसी के बीच अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ देखिए वायसराय दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो कार्य किए गए थे वो दिए गए। तो आप इनको सुमेलित करके बताएंगे किसने कौन सा कार्य किया था। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी जो जाने जाते हैं वो व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। तो पहले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों दूसरा जो दिया गया वो दिया गया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा के निषेध के लिए जाना जाता है। तो ये बी का पहला हो जाएगा। तीसरे आपके दिए गए यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने कार्य किया था, स्थानीय सुशासन के जनक माने जाते हैं। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। तो जब इन सबको सम्मिलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर बनेगा। ठीक है, आप इन सारे पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको पता है कि किसके लिए जाने जाते हैं, तो दोस्त याद रखेंगे सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन स्थायी सुशासन के लिए, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो दोस्त याद रखेंगे बंगाल से इस राजधानी को मुर्शिदाबाद लेकर कौन आया, तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। नाम था मीर कासिम। जी हाँ दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया। उससे सत्ता युक्त होने के कारण इसने जो राजधानी थी बंगाल से उसको मुर्शिदाबाद लेकर आ गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से गलत वाला बताना है। एक तरफ देखिए संधि दी गई है, दूसरी तरफ युद्ध दिए गए। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो वो आपका 1764 के बीच हुआ था, और ये मद्रास की संधि हुई थी। इस प्रकार आप बताएंगे कौन सा गलत है। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी देखिए ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तीनों ही आपके सुमेलित हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो सलवाई की जो संधि होती है वो दोस्तों आपकी 1782 में होती है। कब होती है? तो याद रखेंगे ये सलवाई की संधि 1782 में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक एक्ट की बात हो रही है, तो ये दोस्तों किसके कार्यकाल में पारित हुआ था वो आपको डेट भी बतानी है और व्यक्ति का नाम भी बताना है। तो व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। अब डेट जब पूछी जाए तो ये कब आया, तो 1904 यानी 1904 में ये अधिनियम आया था जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? तो बताइए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह के बारे में हम समझेंगे विस्तार से कि सन्यासी विद्रोह को क्यों दबाया गया और ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो दोस्त याद रखेंगे 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय में अंग्रेजों ने कठोर नीतियां अपनाई और कठोर दंड देने चालू कर दिए। इन सभी दंडों को देखते हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और वो नाम कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि वो नाम कौन था, किस व्यक्ति का नाम था। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल कौन था जिसने सन्यासी विद्रोह को दबाया था, तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इस सन्यासी विद्रोह में आप ये ना देखें कि सन्यासी ही केवल शामिल थे, सन्यासी विद्रोह में आपके सभी वर्ग शामिल हो गए थे। जैसे आप देखेंगे किसान, भूमिहीन, कृषक, छोटे जमींदार, ये सारे के सारे लोग उसमें शामिल हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है?
तो दोस्तों याद रखेंगे दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर ऑर्थर कॉटन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? यूपीपीसीएस में अभी ये जो 14 मई को परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पर पूछा गया कि विद्रोह की तिथि आरंभ होने की क्या है। बात एक ही होती है, दोनों का अर्थ एक ही है, 10 मई 1857। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से इस विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, एक तरफ स्थल दिए गए और दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस में 2 प्रश्न पूछे गए थे। 1857 की क्रांति से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे इस बार। तो दोस्तों यहाँ पर हम सुमेलित करेंगे, समझेंगे कौन सा गलत है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। लखनऊ की बात की जाएगी तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर की बात की जाएगी तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। यहाँ पर कुंवर सिंह दिया तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह ने आपका बिहार जगदीशपुर से किया था। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सुमेलित हैं। कानपुर से आप याद रखेंगे नाना साहब ने किया था और कुंवर सिंह ने जो किया था वो जगदीशपुर बिहार से किया था। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर भी देखिए, इसी प्रकार का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके और नीचे कूट के आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न आपका आया था लाल महल वाला। तो लाल महल वाला प्रश्न आपसे पूछा गया, लाल महल किसने बनवाया? तो दोस्तों याद रखेंगे बलबन ने बनवाया था। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा तो आंसर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरा यानी सी हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर भी देखते हैं। हौजे खास की बात करेंगे तो हौजे खास आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जहाँ पनाह नगर की बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो इस प्रकार इन सबको सुमेलित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सही नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। पहले बात करेंगे दीवाने मुस्तकराज। ठीक है, दीवाने मुस्तकराज क्या होता है? तो ये दोस्तों किससे संबंधित था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। ये आपको बताना सही है कि गलत है? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। दूसरा दीवाने कोही, तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। ये भी सही है। दीवान ए अर्ज, बात हो रही दीवान ए अर्ज, ये बलबन से था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला नायब ए मुमालिकत, अगला प्रश्न है नायब ए मुमालिकत, ये दोस्तों बहरम शाह से संबंधित था। ठीक है, गुलाम वंश में ये इस पद का जिक्र किया गया है। तो नायब ए मुमालिकत ये आपका बहरम शाह से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नायब ए मुमालिकत याद रखेंगे बहरम शाह। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। ठीक है, और एक सूचना आप लोगों के लिए, जो लोग हमारे साथ जुड़कर लाइव बैच में तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या संपूर्ण तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क करके, ये व्हाट्सअप नंबर है या फिर आप कॉल भी इस पर कर सकते हैं 9058961128। ठीक है, ये पेड ग्रुप है जहाँ पर आपको PDF नोट्स दी जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और डेली टारगेट के माध्यम से, लाइव टेस्ट के माध्यम से आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। आइए क्या क्वेश्चन था आपका? 37 मार्क, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्त याद रखेंगे पहला जो क्वेश्चन है कि मिन्नाज उल फिराज ये तबकाते नाफरी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका फतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक से है। ठीक, अगला आपका किताब उल हिंद, ये अमीर खुसरो से संबंधित है। अगली लाख वक्स, तो दोस्तों लाख वक्स इल्तुतमिश नहीं होगा, लाख वक्स इल्तुतमिश नहीं होगा, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कौन होगा? लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वेता थे। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए, देखिए किस तरीके से। प्रथम विद्वेता, मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल के प्रसिद्ध विद्वेता थे। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आप टिक करेंगे, बताएंगे कौन कौन थे। देखिए एक तो विज्ञानेश्वर थे, बिल्कुल सही बात है। एक आपके हेमाद्री थे, ये भी सही है। एक आपके राजशेखर थे, ये भी सही है। फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक, सॉरी यहाँ पर देखिए
फोर्थ नहीं, थर्ड गलत हो जाएगा, फोर्थ आपका सही है, ठीक है। तो थर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीतूम वाहन, ये तीनों के तीनों आपके कौन थे? तो याद रखेंगे ये आपके विद्वेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर की बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आया राजशेखर। तो राजशेखर का एक नाटक था जिसका नाम था कर्पूर मंजरी, ठीक है। राजशेखर का, और तो ये कौन हो जाएंगे? आप समझ सकते हैं कौन हो जाएंगे? ये विद्वेता नहीं होंगे, ठीक है, कर्पूर मंजरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मध्यकाल भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? तो बताएंगे मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये आपकी सेना में भर्ती की जा सके, ठीक है, सेना में भर्ती की जा सके उसके लिए मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज दोस्तों हम 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। केवल एक ये जानकारी वाली वीडियो थी जो आप लोगों के साथ शेयर की, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि आरओ के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चालू कर दिया है। और अब आने वाले 1-2 दिन में हम पूरे 140 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 140 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्द हम 140 प्रश्नों के जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे वो लाइव हमारे चलेंगे, एक टाइम टेबल सेट किया जाएगा जिससे कि आप सभी लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकें। जो लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं उन सभी दोस्तों के लिए बता दूं मैं 9058961128 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में, ठीक है। जहाँ पर मात्र आपको अभी अगर आप ज्वाइन होते तो 499 रुपये में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते इसी प्रकार की अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।